हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लाई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे, इसलिए उसी हिसाब से मैं आज क्वेश्चन लाई हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लाई हूँ और सपोर्ट मटेरियल प्लस प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो चैप्टर पूरा ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल, जो ये दोनों ही मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड मॉडल के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर ही पेपर में आते हैं। लगातार कई सारे पेपर्स में वो क्वेश्चन आया कि रदरफोर्ड मॉडल के ऑब्जर्वेशन में बताने थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आई होप आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन इज मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज़ न्यूट्रल एज अ होल। तो थॉमसन मॉडल को मैं आपको बता दूंगी। जो थॉमसन का मॉडल था उसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी। थॉमसन मॉडल को हम प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल तो भी कहते हैं। तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लम पुडिंग मॉडल को बताइए या फिर वाटरमेलन मॉडल को बताइए। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग तो उन्होंने बताया था कि एटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हमें बताना है वो कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो देखिए, एक और थॉमसन जो मॉडल है उसका ऐसा था डायग्राम। मान लीजिए, और ऐसा एटम कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। एटम एक स्फीयर होता है और जो उसके आउट साइड जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसके बाद प्लस के साइन लेंगे, उसका आउट साइड प्लस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें धसे हुए होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का साइन कैसा होता है, माइनस होता है। आपने पूरा चैप्टर करा होता है, आपको अच्छे से पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन का साइन या प्रोटॉन का साइन कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का साइन जो होता है वो माइनस में होता है। और जो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एटम जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और वो एक सोलर सिस्टम की तरह दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन इज मॉडल ऑफ एन एटम इज अ स्फीयर, इज अ पॉजिटिव स्फीयर। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन का मॉडल, एटम जो होता है एक स्फीयर होता है इन विच पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें एम्बेडेड होता है, उसमें धसे हुए होते हैं। सच अ वे टू गिव मोस्ट स्टेबल, और जो ये चीज़ होती है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, तो ये एक एटम को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाती है, स्थिर बनाती है। कि जो प्लस और माइनस तो प्लस माइनस होगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो इससे जो एटम है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनता है। दिस मॉडल एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड टुगेदर। तो वो दोनों एक साथ धस जाते हैं, तो इससे जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि एटम जो है वो न्यूट्रल है या नहीं, तो एटम जो है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो और जो थॉमसन मॉडल है उसके दोनों पोस्टुलेट में भी यही लिखा है कि जो पहला पोस्टुलेट ये था कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स में एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में धसे हुए होते हैं। और दूसरा पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है और दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए एटम है वो जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आता है। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। हम जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी अल्फ़ा पार्टिकल की, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल की जो अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, उसके ऑब्जर्वेशन में हमने गोल्ड ही क्यों लिया, मेटल भी तो कोई और मेटल भी हम ले सकते थे। तो इसका ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमने गोल्ड ही क्यों लिया, हम कोई और मेटल भी ले सकते थे। लेकिन तो इसका आंसर है, इफ़ द अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग अ फॉइल ऑफ मेटल रेदर देन गोल्ड। अगर हम गोल्ड को छोड़कर कोई और मेटल लेते देयर वुड बी नो चेंज इन द ऑब्जर्वेशन। तो आंसर है, अगर हम गोल्ड को छोड़कर कोई और मेटल लेते मेटल, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो उसमें कोई चेंज ही नहीं होता, कोई आंसर ही निकलता, और वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता हमारे ऑब्जर्वेशन को, हमारे एक्सपेरिमेंट को, अगर हम गोल्ड को ना लेते तो इसलिए हमारा जो आंसर वो एक्सपेरिमेंट था वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए रदरफोर्ड जी ने ऑब्जर्वेशन में गोल्ड ही लिया, एक्सपेरिमेंट में गोल्ड लिया। इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ गोल्ड
अ गोल्ड फॉइल वाज टेकन बिकॉज गोल्ड इज़ अ मैलिएबल। उन्होंने गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मैलिएबल है, यानी कि मैलिएबल मतलब हम उसको पीट पीट कर कितना भी पतला बना सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ ड्रॉन इनटू थिन शीट। अगर हम मैलिएबल हो मतलब होता है कि हम उसको बहुत ही ज़्यादा पतला बना सकते हैं एंड अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। और जो गोल्ड होता है हम उसको कितना भी पतला बना सकते हैं और वो बहुत ही पतला होता है। कैन बी इजीली मेड देन फॉइल्स ऑफ अदर मेटल। तो ये बहुत अदर मेटल के जगह पर बहुत अच्छे से वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सच फॉइल फ्रॉम अदर मेटल्स। तो ये मेटल तो कोई और मेटल लेना हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था, इसलिए रदरफोर्ड जी ने गोल्ड को चुना। तो इसलिए इसका आंसर है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना भी हो सकता है कि गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मैलिएबल है, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी मैलिएबल। तो इसका आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हीलियम एटम्स हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। तो आपको पता है हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4u होता है। u मतलब यूनिफाइड मास। इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स, उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं। इन इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, मास नंबर बनाता है। तो हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो क्वेश्चन बोल रहा है हीलियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4u होता है। और उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हमें बताना है कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं। प्रोटॉन तो 2 होते हैं और हीलियम एटॉमिक का मास भी 4 होता है। तो उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं मास नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अगर हमको मास नंबर नहीं पता तो हम क्या करते हैं, तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें पता है 2 है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस, अगर इसमें हम 2 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी से हमारा एटॉमिक मास बन जाएगा। और अब ऐसे भी मैं आपको सॉल्व कर दिखा देती हूँ कि मास नंबर कितना है हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4 है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, 2 दे रखे। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमें निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2। द हीलियम एटम हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स। आप सॉल्व करना आना चाहे तो ऐसे भी आ सकता है आपका आंसर कि हमें हीलियम का एटॉमिक मास पता है, ये 4 होता है। और प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 प्लस में 2 करें तो 4 आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या थी हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम प्लैंक थ्योरी बोलते हैं। प्लैंक जी ने बताए थे रदरफोर्ड मॉडल की कितनी कमियाँ हैं। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं मिस्टर प्लैंक थ्योरी। ये प्लैंक जी ने दी थी ये थ्योरी कि रदरफोर्ड मॉडल में कितनी कमियां हैं। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। बट इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, माइनस। तो माइनस का एक चार्ज पार्टिकल है और कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है, तो वो लूज़ देयर एनर्जी। और अगर वो चार्ज पार्टिकल है और वो घूम रहा है तो एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ तो उसका एक्सीलरेशन होगा। और एक्सीलरेशन होगा तो कभी ना कभी उसकी एनर्जी ख़त्म होगी और एनर्जी ख़त्म होगी तो क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। दिस विल मेक हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा होगा तो एटम जो है हाईली अनस्टेबल बन जाएगा, हाईली अस्थिर बन जाएगा। तो दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड विच वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो ये बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक था, एक बहुत ही बड़ी कमी थी रदरफोर्ड मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी ना कभी तो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो हमारा जो ये रदरफोर्ड का मॉडल है वो बहुत ही मतलब अनएक्सप्लेन हो गया। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन क्लोरीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ जाते हैं पेपर में कि सिलिकॉन एंड क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर की वैलेंसी बताइए। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है कंबाइनिंग पावर, मतलब कि किसको कितना देना है किसको कितना लेना है, वही होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की पावर कंबाइन करना, ये वही होता है वैलेंसी। वैलेंसी मैं आपको बता देती हूँ इन सिंपल वर्ड्स। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी हम उसे भी कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो वही होगी वैलेंसी। बस इतना ही है इसमें वैलेंसी में कि जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उतनी हमारी वैलेंसी होगी। और वैलेंसी को सिर्फ मैं आप बता देती हूँ, लेन देन मतलब किसी एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए या फिर एटम को स्टेबल बनाने के लिए आपको कितना देना है या फिर कितना लेना है, वही होता है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल हमने क्या लेना था, क्या निकालनी है, इसके हमें सिलिकॉन निकालनी है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 8 4, 8 2 10, 10 और 4 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 8 4 होता है। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो हमने क्या पढ़ी थी, इन सिंपल वर्ड्स वैलेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो वैलेंसी कितनी हो गई हमारी, 4 वैलेंसी हो गई। बस इतना ही है। और क्लोरीन में ये है हमारा, क्लोरीन का हम ऐसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 यू लिख दीजिएगा। यूनिफाइड मास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है, 2 8 7, 8 2 10, 10 7 17 होता है। लेकिन यहाँ पर जो एटम है वो अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर 8 होने चाहिए थे। यहाँ पर जो एटम है वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसको दे देंगे, तो 8 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये के को एल से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वैलेंसी कितनी हो गई, आ गई हमारी 1। क्वेश्चन करा आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो आपको 8 को या फिर यहाँ पर जितने में नंबर दे रखा होगा उसको इससे माइनस कर देना तो हमारी आ जाएगी वैलेंसी। तो वैलेंसी इसकी क्लोरीन की कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आई होप आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ये 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी नोट कर लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।